Hello guys, this is Sachin Upadhyay in front of you. Today I'm just going to tell you about the basics of English grammar. Actually in English, the main and important thing is verb. Therefore, first of all, we will discuss about the basic verbs. There are three basic verbs in English. They are to be, to do and to have. These are the basic verbs. And these basic verbs are very helpful in tenses. If we will discuss about tense, then our first question is, what is tense? Then maximum number of students answers that tense is equal to काल, tense is equal to समय. But according to me, because my method of teaching is something different, somewhat different, therefore according to me, tense is not a काल, tense is not a समय. Then what is tense? Tense is a word. Tense is nothing instead of a word. And which type of the word is tense? Tense is a word which indicates the time and aspect of an action. Tense एक ऐसा समय है जो किसी भी क्रिया का समय अथवा उसका एस्पेक्ट, उसकी अवस्था व्यक्त करता है, वो शब्द टेंस कहलाता है. सामान्य तौर पर टेंस हम जो काल या समय पढ़ते हैं वो नहीं है, क्योंकि टेंस का अर्थ यदि काल या समय होता मान लिया जाए, मैं मान लूं कि टेंस का मतलब काल या समय होता है, तो काल और समय को हम इंग्लिश में टाइम भी बोलते हैं. समय टाइम होता है और टेंस भी अगर समय है तो टेंस इज इक्वल टू टाइम होना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू टेंस होना चाहिए. लेकिन क्या ये होता है? क्या ये सही है? हमने कभी किसी से भी इस तरह का क्वेश्चन किया कि आपकी घड़ी में क्या टेंस हो गया? कभी नहीं. इट मीन्स टेंस का मतलब टाइम तो नहीं है. टेंस का मतलब टाइम नहीं है तो क्या है? टेंस एक शब्द है. कैसा शब्द है? जो कार्य के समय को व्यक्त करता है. टेंस कार्य के समय को व्यक्त करने वाला शब्द है. अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो काल या समय सूचक शब्द टेंस हो सकता है. काल या समय सूचक शब्द टेंस हो सकता है. टेंस अगर काल और समय सूचक शब्द है तो किसी भी सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमें टाइम बताता है या एस्पेक्ट बताता है? एग्जाम्पलिकेटिया, राम विद्यालय जाता है. हमने एक हिंदी का एग्जाम्पल लिया है, सामान्य सा एग्जाम्पल है, राम विद्यालय जाता है. यहाँ हम केवल राम को देखें, विद्यालय जाता है को हटा दें, तो राम शब्द से क्या हमें समय पता चलता है? क्या हमें एस्पेक्ट पता चलता है? नहीं. राम को हटा दें, जाता है को हटा दें, सिर्फ विद्यालय लें, तो क्या विद्यालय से हमें समय और एस्पेक्ट पता चलेगा? नहीं. तो समय और एस्पेक्ट हमें किससे पता चलेगा? जाता है से. एक शब्द है जाता है जिससे हमें पता चलता है कि यह है प्रेजेंट टेंस है. दिस इज प्रेजेंट टेंस. ये जो क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया, ये प्रेजेंट टाइम में हो रही है और इस प्रेजेंट टाइम को शो करने का जो कार्य किया है वो हमारे जाता है वर्ड ने किया है. और ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है एक वर्ब, एक क्रिया. जाता है क्रिया है. अब जाता है क्रिया है और इसी ने समय की सूचना दी है. इसका अर्थ ये हुआ कि समय की सूचना देने वाला जो शब्द होता है वो होता है क्रिया. और हमने टेंस को हिंदी में ऊपर क्या लिखा? समय सूचक शब्द. और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि समय की सूचना देने वाला शब्द होता है क्रिया. टाइम इंडिकेटर वर्ड इज ए वर्ब. देयरफॉर अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो टेंस क्या है? टेंस इज नथिंग. टेंस इज इक्वल टू वर्ब. टेंस एक वर्ब है, टेंस क्रिया है. टेंस का तात्पर्य होता है क्रिया, टेंस का तात्पर्य होता है वर्ब. यहाँ केवल वर्ब नहीं,
फॉर्म ऑफ ए वर्ब से हम ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। क्रिया का रूप टेंस होता है, फॉर्म ऑफ ए वर्ब टेंस होता है, क्योंकि यहाँ जैसे ही फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होगी टाइम चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गोइंग टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ दिस वर्ब, हम जाता है की जगह कर देते हैं गया, राम विद्यालय गया। जैसे ही हमने जाता है क्रिया की फॉर्म बदली, गया किया, इसका टाइम बदल गया, इसका टेंस बदल गया, अर्थात फॉर्म ऑफ द वर्ब ही टेंस है। तो टेंस इज नथिंग इंस्टेड ऑफ फॉर्म ऑफ ए वर्ब। काल सूचक क्रिया शब्द ही टेंस होता है और वह है क्रिया। अब चूंकि क्रिया ही टेंस है तो अब हमें यहाँ पर समझना है क्रिया क्या है, व्हाट इज वर्ब। और यहाँ हमने सबसे पहले जिस टॉपिक को शुरू किया था वो था हमारा बेसिक वर्ब्स, और हमने ये भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये बेसिक वर्ब्स ही हमारे टेंस के बेस हैं। टेंस हम जब पढ़ेंगे तो उसके लिए बेसिक वर्ब्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक वर्ब्स हमारी 3 होती हैं, टू बी, टू डू एंड टू हैव। इन तीनों बेसिक वर्ब्स का रोल टेंस में प्ले होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टेंस में से अगर इन 3 बेसिक वर्ब्स को हटा लिया जाए तो टेंस इज नथिंग, टेंस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हम बात करें क्रिया के रूप कितने होते हैं, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आर देयर। सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि क्रिया 3 फॉर्म में होती है। 3 फॉर्म्स क्रिया के होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन मैं यहाँ समझने और समझाने की दृष्टि से क्रिया के 5 रूपों को मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। क्रिया के रूप होते हैं 5। हम 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स की बात करेंगे, 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्रिया के 5 रूप हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इन तीनों फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा है, जाना है। पिछली क्लासेस में हमने बहुत पढ़ा है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब ये फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है, जिसको हम जानते हैं। सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म कहलाती है, ये भी हम जानते हैं। एंड थर्ड फॉर्म हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, ये भी हम जानते हैं। तो 3 फॉर्म्स तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब बारी आती है फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म की। हमारी फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड फिफ्थ फॉर्म होती है हमारी 2 प्लस इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ हम समझने की दृष्टि से 5वीं फॉर्म को 2 प्लस इन्फिनेटिव नहीं मानकर एक इमेजनरी हाइपोथेटिकल फॉर्म मान लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं फ्यूचर फॉर्म। फ्यूचर फॉर्म 5 फॉर्म्स हो गए। 5 फॉर्म्स ही हमारी पूरे टेंसेस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब तक इन 5 फॉर्म्स के बारे में हम नहीं समझेंगे तब तक टेंसेस का समझ में आना मुश्किल है। टेंसेस चूँकि समय बताते हैं, टाइम शो करते हैं, एस्पेक्ट शो करते हैं, तो इनका हम क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे टेंसेस का, तो 2 एस्पेक्ट, 2 आधार हमारे पास टेंसेस को डिवाइड करने के, क्लासिफिकेट करने के होंगे। एक होगा टेंसेस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस, classification of tenses. First is on the basis of time. On the basis of time अर्थात समय के आधार पर कितने प्रकार के टेंस होते हैं। It is very clear, जितने प्रकार के समय शो होंगे, जितने प्रकार के समय दिखाए जाएंगे एक क्रिया के द्वारा, एक वर्ब के द्वारा, उतने ही प्रकार के टेंस होंगे। सामान्य रूप से हम जब देखते हैं तो 3 प्रकार के टाइम हमारे सामने आते हैं। एक होता है प्रेजेंट टाइम, दूसरा होता है पास्ट टाइम और तीसरा होता है फ्यूचर टाइम। ये 3 प्रकार के टाइम हैं। इन तीनों प्रकार के टाइम्स को
इंडिकेट करने के लिए वर्ब्स होती है। प्रेजेंट टाइम को जो वर्ब इंडिकेट करेगी वो प्रेजेंट टाइम इंडिकेटर वर्ब कहलाएगी, और टाइम इंडिकेटर वर्ब को हम कहते हैं टेंस। टेंस क्या होता है हमारा? टाइम इंडिकेटर वर्ब। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम इंडिकेटर वर्ड जो भी होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम इंडिकेटर वर्ड पास्ट टेंस, एंड फ्यूचर टाइम इंडिकेटर वर्ड फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के टाइम होंगे, तीनों प्रकार के टाइम्स को शो करने वाली अलग अलग क्रियाएं होंगी। वो जब हम क्रिया के रूपों को, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को विस्तार से पढ़ेंगे तब हमारे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये वर्ब्स क्या हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या हैं, और कौन सा फॉर्म क्या कार्य करता है। प्रत्येक रूप के अलग अलग कार्य हैं। चूँकि 3 प्रकार के टाइम हमने देखे हैं, इसलिए तीनों प्रकार के टाइम को शो करने के लिए अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा फॉर्म कौन सा टाइम शो करेगा यह अभी हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ देखने की बात है कि एक ही टाइम में डिफरेंट एस्पेक्ट्स, विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट हो सकते हैं, और सामान्य रूप से 4 प्रकार के एस्पेक्ट एक ही टाइम में हो सकते हैं। और वो 4 प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं इंडेफिनिट, continuous, perfect and perfect continuous. These are the 4 aspects जो प्रत्येक टाइम में होंगे, प्रेजेंट टाइम में भी होंगे, पास्ट टाइम में भी होंगे और फ्यूचर टाइम में भी होंगे। इसलिए प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के एस्पेक्ट के आधार पर सेकंड जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट्स। जितने प्रकार के एस्पेक्ट्स होंगे उतने प्रकार के। अब चूंकि एस्पेक्ट सब में होते हैं, 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस, फर्स्ट इज इंडेफिनिट, सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं हमारे, और ये चारों ही प्रकार के एस्पेक्ट्स प्रत्येक टाइम में होते हैं। प्रेजेंट टाइम में होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टेंसेस हमारे प्रेजेंट में होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 प्रकार के टेंस हमारे पास्ट में होंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 प्रकार के टेंस हमारे फ्यूचर में होंगे। टोटल अगर हम करें तो 3 × 4 = 12 टेंसेज हैं, 12 टेंसेज हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं। 12 टेंसेस यहाँ पर देखें हम तो, चूँकि एस्पेक्ट और टाइम, टाइम किसका होता है? क्रिया का होता है। यहाँ हमने देखा है, यहाँ टाइम किसका है? एक्शन का है। एस्पेक्ट किसका है? एक्शन का है। टाइम और एस्पेक्ट दोनों जब एक्शन के होते हैं तो दोनों को शो करने के लिए, दोनों को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोनों क्रिया के हैं, दोनों वर्ब के हैं। यहाँ अब एक चीज़ जो समझनी है मूलतः, जहाँ हम बेसिक वर्ब्स को समझ पाएंगे, समय और अवस्था दोनों ही चीज़ें क्रिया की होती हैं। समय भी क्रिया का होता है, अवस्था भी क्रिया की होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाली एक क्रिया, जैसे हम यहाँ देखें, राम विद्यालय जाता है, कितनी क्रिया है वाक्य में? जाता है एक। अब एक क्रिया टाइम और एस्पेक्ट दोनों को शो कर देती है, देन सो फाइन सो गुड। और यदि एक क्रिया टाइम और एस्पेक्ट दोनों को शो नहीं कर पाती है तो हम किसी दूसरी क्रिया की सहायता लेते हैं, और जिस क्रिया की सहायता लेते हैं वो क्रिया क्या होती है? वो क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब। ए वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो द एस्पेक्ट। एक ऐसी क्रिया जो मेन वर्ब की हेल्प करती है एस्पेक्ट को शो करने के लिए, वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें बेसिक वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है।
पूरे इंग्लिश के टेंसेस में हम जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स रटें, लेकिन हेल्पिंग वर्ब केवल 3 होती है, टू बी, टू डू एंड टू हैव। केवल 3 हेल्पिंग वर्ब्स, ओनली 3 वर्ब्स आर देयर जो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करती है टेंसेस में, टू बी, टू डू एंड टू हैव। इन टू बी, टू डू एंड टू हैव के 5 फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। प्रत्येक जितनी भी वर्ब है सबके 5 फॉर्म्स होते हैं। टू बी, टू डू, टू हैव के भी 5 फॉर्म होंगे। अभी हमें यहाँ जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि क्रिया का कौन सा फॉर्म क्या काम करता है। 5 फॉर्म्स हैं, हम 5 फॉर्म्स को एक बार डिस्कस करते हैं। क्रिया का कौन सा फॉर्म क्या काम करेगा। लेट्स स्टार्ट द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अभी हम यहाँ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स को समझेंगे। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, क्रिया के रूप। अभी हमने डिस्कस किया था 5 फॉर्म्स होते हैं क्रिया के। यहाँ हम 5 फॉर्म्स को समझते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। समझने की दृष्टि से हमने क्रिया के 5 रूप लिए हैं। नाम अभी हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, and fifth form is future form. This is my style of teaching. Fifth form, this is a hypothetical form to show the hypothetical time. अभी हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं ये क्या है। पहले हम समझ लेते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये तीनों फॉर्म्स हम जानते हैं, लेकिन फोर्थ फॉर्म क्या है। फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म। ing form is fourth form. And what is fifth form? Will, shall plus first form is fifth form. ये फॉर्म ये हमने समझने की दृष्टि से ली है। will, shall plus first form is fifth form। यहाँ हमारी 5 फॉर्म्स हो गई। हमें क्रिया के माध्यम से दिखाना क्या है, 3 प्रकार के समय। प्रेजेंट टाइम जिसको हम वर्तमान काल कहेंगे, पास्ट टाइम जिसको हम भूतकाल कहेंगे, फ्यूचर टाइम जिसको हम भविष्य काल कहेंगे। 3 प्रकार के समय हमें क्रिया से प्रदर्शित करने हैं और 4 प्रकार के एस्पेक्ट। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के एस्पेक्ट, हम एक बार फिर चलते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 प्रकार के एस्पेक्ट हैं जो हमें शो करने हैं। तो यहाँ जो चीज़ हमें दिखानी है वो है 3 टाइम और 4 एस्पेक्ट। 3 टाइम्स एंड 4 एस्पेक्ट्स। ये चूंकि क्रिया के हैं इसलिए इनको शो ऑफ करेगा कौन, दिखाएगा कौन, क्रिया। हमारे पास क्रिया के रूप कितने हैं, 5। दिखाने वाली चीज़ें कितनी हैं, 7। समझना है 7 चीज़ें, 5 रूप। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट फॉर्म, shows the present time. By the name it is very clear. Present form shows the present time. हमारी प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट टाइम को शो करती है। सेकेंड फॉर्म इज पास्ट फॉर्म, therefore shows the past time. Present form shows the present time, past form shows the past time. Now past participle form and present participle form cannot show any time. 2 प्रकार के टाइम हमने शो कर दिए हैं। एक टाइम बचा है फ्यूचर। फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए फ्यूचर फॉर्म हमारे पास है, तो shows the
फ्यूचर टाइम। 3 प्रकार के टाइम हैं। तीनों प्रकार के टाइम को शो करने के लिए हमारे पास क्रिया आ गई है। प्रेजेंट फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म हमारी प्रेजेंट टाइम को शो करती है। सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट फॉर्म हमारी पास्ट टाइम को शो करती है। फिफ्थ फॉर्म अर्थात फ्यूचर फॉर्म हमारी फ्यूचर टाइम को शो करती है। तो यहाँ एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का आना जरूरी है, सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का आना जरूरी है, और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर फॉर्म अर्थात फिफ्थ फॉर्म का आना जरूरी है टाइम को शो करने के लिए। अब टाइम के अतिरिक्त हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचती है एस्पेक्ट ऑफ एन एक्शन। 4 प्रकार के एस्पेक्ट हैं। हम देखते हैं हमारी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कलेक्टिवली इंडेफिनिट एस्पेक्ट को शो कर देते हैं। इंडेफिनिट अवस्था को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट फॉर्म का भी काम में लिया जा सकता है और पास्ट फॉर्म को भी काम में लिया जा सकता है। दोनों में से कोई से भी फॉर्म, आइदर प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, इंडेफिनिट एस्पेक्ट को शो कर देगी। और थर्ड फॉर्म हमारी शो करेगी परफेक्ट एस्पेक्ट। परफेक्ट एस्पेक्ट अगर शो करना है तो थर्ड फॉर्म को काम में लेंगे, जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म को कहते हैं। ये शो करती है कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को शो करने के लिए आईएनजी वाली फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट को शो करने के लिए थर्ड फॉर्म, और इंडेफिनिट को शो करने के लिए फर्स्ट फॉर्म भी आती है और सेकंड फॉर्म भी आती है। चौथा एस्पेक्ट हमारा रहा परफेक्ट कंटिन्यूअस। चूंकि वहाँ पर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करने के लिए हमें थर्ड और फोर्थ दोनों ही फॉर्म्स का प्रयोग करना होगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमें कलेक्टिवली शो करना है। इसलिए थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म दोनों मिलकर के परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करेंगे। यहाँ पर हमारी तीनों प्रकार के टाइम और चारों प्रकार की अवस्थाएं क्लियर हो गई है। कौन सा टाइम कौन सी फॉर्म से क्लियर होगा, कौन सी फॉर्म से शो होगा, कौन सी अवस्था कौन सा एस्पेक्ट कौन सी फॉर्म से शो होगा, ये चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आ गई है। और इसमें इतना हम क्लियर समझ लें कि जहाँ भी प्रेजेंट टेंस होगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी, जहाँ भी पास्ट टेंस होगा वहाँ सेकंड फॉर्म होगी, और जहाँ भी फ्यूचर टेंस होगा वहाँ फिफ्थ फॉर्म होगी। जहाँ भी इंडेफिनिट होगा वहाँ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में से कोई सी एक फॉर्म होगी। जहाँ भी परफेक्ट होगा वहाँ थर्ड फॉर्म होगी, और जहाँ भी कंटिन्यूअस होगा वहाँ पर फोर्थ फॉर्म होगी। ये 100% ट्रूथ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अब बात रही कि यदि क्रिया का एक रूप जो वाक्य में प्रयुक्त हुआ है वो टाइम और एस्पेक्ट दोनों को शो नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करना है? ऐसी स्थिति में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। और हेल्पिंग वर्ब के लिए हम बेसिक वर्ब्स टू बी, टू डू एंड टू हैव का यूज़ करते हैं। टू बी का, टू डू का एंड टू हैव का। ये तीनों क्रियाएं चूंकि हेल्पिंग वर्ब बनेंगी। हेल्पिंग वर्ब का तात्पर्य है हेल्पर, और जब भी हम कोई हेल्पर लगाएं, कोई हेल्पिंग लगाएं, हेल्पिंग के लिए किसी को लगाएं, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। इसी तरह से इन तीनों वर्ब्स टू बी, टू डू एंड टू हैव, इन तीनों वर्ब्स को जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो इनकी भी कुछ कंडीशंस हैं। ये कहती है कि यदि आप हमें हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में काम में लेना चाहते हैं, प्रयोग लेना चाहते हैं, तो हमारी कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को हमें समझना पड़ेगा। टू बी की कंडीशन क्या है, टू डू की कंडीशन क्या है, और टू हैव की कंडीशन क्या है, ये मैं आपको आज ही के सेशन में बताऊंगा। टू बी की कंडीशन है, टू बी ये कहती है कि कहीं भी यदि आप मुझे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेना चाहते हैं तो मेरे बाद आफ्टर मी मीन्स आफ्टर बी, बी के बाद हमेशा जब भी कहीं हम बी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसी भी टेंस में, तो बी के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। 12वीं क्लास की केमिस्ट्री में बी के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी। ये बी की कंडीशन। डू की कंडीशन क्या है?
टोटल डू की अपने कंडीशन है chemistry कि में डू के बाद हमेशा 17 फर्स्ट यूनिट फॉर्म से आती है 12वीं क्लास में और हैव की 17 कंडीशन है यूनिट को मैं कि लिख हैव रहा के हूँ बाद और हमेशा प्रत्येक यूनिट का थर्ड प्रमुख फॉर्म उसके आती है। सामने लिख रहा हूँ। ये इनकी देखें कंडीशंस इधर, हैं। टू के बाद पहले मैंने यहाँ फोर्थ लिखा फॉर्म, यूनिट टू बी नंबर, के बाद फोर्थ फॉर्म, टू डू के बाद यूनिट नंबर, फर्स्ट फॉर्म और टू हैव के उसके बाद बाद मैंने यहाँ थर्ड लिखा फॉर्म। मार्क्स, ये इनकी कंडीशंस हैं। यूनिट नंबर, जब भी हम इन्हें मार्क्स। कहीं भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहली काम में यूनिट है लेंगे अपनी तो इनकी कंडीशंस को हमें फॉलो ठोस करना पड़ेगा। अवस्था। आगे के सेशन में जो हम कल पढ़ेंगे मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर विस्तार से समझा पाऊंगा कि क्या वर्ब्स होती हैं, किस तरह से हमने इन 3 वर्ब्स को काम में लिया है, किस इनके क्या क्या रूप होते हैं। यहाँ जितना हमने समझा है वो ये समझा है कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं। 3 प्रकार के टेंस में प्रत्येक टेंस के 4-4 प्रकार होते हैं और से भी बोर्ड की एग्जाम क्रिया के 5 रूप होते हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और पांचों रूपों के क्या काम हैं, कौन सा रूप क्या काम करता है, ये हमने आज के सेशन में पढ़ा है। बाकी हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इस कोविड-19 के जो अभी पेंडेमिक चल रहा है हमारे इंडिया में, इंटरनेशनली चल रहा है, इसमें आप घर पर रहें। चौथी यूनिट इसीलिए हमने आप लोगों के लिए ये डिजिटल स्टूडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करवाया था। आप इसका फ़ायदा उठाएं, घर पर रहें, घर पर पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। केमिकल काइनेटिक्स